गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आज जो चलेंगे बिहार स्पेशल्स चलेंगे बीपीएससी 67वीं के लिए। मैं विक्रम कुमार, न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। और साथ साथ जो हम लोग चलने के लिए तैयार हैं आज मध्यकालीन इतिहास में। और मध्यकालीन इतिहास जो है इसमें चलने के लिए इसकी जानकारी आप लोग को बहुत ढेर सारे होंगे, उसके बावजूद भी हम लोग बिहार स्पेशल में चल रहे हैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि इसके आगे नेक्स्ट बढ़ाते जाऊँ। तो चलता हूँ बिहार में जो मध्यकालीन इतिहास है, तो मध्यकालीन इतिहास में बिहार में सब क्या हुआ है, थोड़ी शॉर्टकट में बिहार स्पेशल से हम लोग चलते जाएंगे। तो चलता हूँ बिहार के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग लगभग जो मानते हैं, अनुमान लगाते हैं कि 12वीं सदी के मध्य से लेकर, मतलब 12वीं सदी से मध्य से लेके 12वीं सदी से मध्य से लेकर 13वीं सदी तक में जो है मध्यकाल को माना जाता है। ये 17वीं सदी, 13वीं ने 17वीं सदी तक जो है मतलब माना जाएगा मध्यकाल। भारत का मध्यकाल क्या मानेंगे? 12वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? आधुनिक काल चलाएंगे। तो हम लोग चलते हैं। इसका आरंभ बिहार में तुर्कों के आगमन से हुआ। किसके आगमन से हुआ? तुर्कों के आगमन से हुआ। और तुर्की लोग आए, उसी वक्त से इसका क्या हो गया? तुर्कों का आगमन जब हुआ तभी से ये क्या हो गया? मध्यकाल का जो है शुरुआत हो गए। पहला नंबर। अब इस पहली बात की बात करूं तो तुर्कों के आने के बाद कुछ ऐसे भी हुआ कि तुर्की आने का आगमन के बाद स्टार्ट हुआ, और जबकि अंत जो है यूरोपियन आया तब हुआ। जब बड़ा मतलब मध्यकाल जो भारत का है, समझ रहे हैं ना, मध्यकाल जो भारत का है, जब तुर्की आया तब क्या हुआ? शुरू हुआ। ठीक, तुर्कों आने के बाद शुरू हुआ। और साथ साथ जब यूरोपियन आया ना, जब यूरोपियन आया तो इसका क्या हो गया? समाप्ति हो गया। क्या हो गया? समाप्ति हो गया। और इस समाप्ति के बाद जो इस बीच में जो घटना घटी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग चलते हैं यूरोपियन आने तक में क्या हो गया? यूरोपियन आगमन में समाप्त हो गया। यूरोपियन आगमन में समाप्त होने के बाद जो है हम लोग चलते हैं इस बीच में क्या घटना घटा। तो मैंने पहला दे दिया है कि बिहार में जो सल्तनत काल है, बिहार में सल्तनत काल जो है या सल्तनत काल में बिहार, इसके बारे में जानेंगे। बिहार इन संतुलन पीरियड में जानेंगे। तो बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बिहार में अगर जो प्रथम जीता अगर जो मुस्लिम में, तो कौन जीता? बख्तियार खिलजी ने जीता था। और बख्तियार खिलजी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मतलब मान लिया जाए ढेर सारी इसकी कहानियां हैं जो हम लोग चलते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो वस्तुतः उसने 12वीं सदी अंत तथा 13वीं सदी की शुरुआत हुई और उसके मध्य में बिहार पर आक्रमण किया। जब उन्होंने आक्रमण किया, कब किया? 12वीं सदी का अंत होने वाला था, 13वीं का क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तब वो क्या किया? बिहार पर आक्रमण किया और मध्य बिहार पर आक्रमण किया। और इतिहासकारों के अनुसार जो होता है, बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालयों को विनाश किया। अब कह रहा है इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है यही एक शख्स थे। कौन? बख्तियार खिलजी जो एक शख्स थे, ये क्या कर दिए? नालंदा विश्वविद्यालयों को और ओदंतपुरी को क्या कर दिया? विनाश कर दिया। ओदंतपुरी, इसका ओदंतपुरी, और ओदंतपुरी के साथ साथ आप लोग जान रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जानते हैं ना, इसका विनाश करने वाला कौन था? यही महापुरुष था। इसको महापुरुष नहीं कहा जाए, सबसे खतरनाक आदमी कहा जाए। विनाश का कारण यही बना था। विनाश मतलब विध्वंस करने वाला यही है। कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है ये क्या कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय और तुर्की मतलब ओदंतपुरी को विनाश के रास्ते पर विनाश कर दिया। और इसका तो कुछ आप लोग जानते होंगे कि किस तरह से वो इलाज के लिए आया
और नालंदा विश्वविद्यालय की इलाज जब उसका सही हो गया तो उस वक्त उसमें आग लगा के उन्होंने क्या कर दिया, विनाश कर दिया। अब इसके आगे अगर चलूं तो बख्तियार खिलजी के साथ बिहार शरीफ जो था तुर्की शासन का प्रमुख केंद्र बना। मतलब बख्तियार खिलजी के समय में बिहार शरीफ जो था वो तुर्की शासन का प्रमुख केंद्र था। किसका प्रमुख केंद्र था? तुर्की का प्रमुख केंद्र था कौन? बिहार शरीफ। और बिहार शरीफ आप लोग जानते हैं, बिहार शरीफ जो है आप नालंदा जब जाने लगिएगा तो उसी के बीच में आपको जो है बिहार शरीफ मिल जाते हैं। बिहार शरीफ होके जाइएगा तो तुर्की का मेन मतलब केंद्र था, प्रमुख केंद्र था शासन का, जो वहीं उसका ढेर सारी व्यवस्थाएं रहती थी। बख्तियारपुर शहर का जो संस्थापक माना जाएगा, जो बख्तियारपुर शहर है आपके पटने रोड में है, पटने से डायरेक्ट एनएच जो जाती है वो रोड में बख्तियारपुर गांव एक जगह आती है, एक शहर है, उसका संस्थापक क्या थे? बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किसका? बख्तियारपुर जगह है जो आपका शहर है बख्तियारपुर, उसका क्या हो गया? स्थान संस्थापक उसी को माना गया। किसको? बख्तियार खिलजी को। उसको संस्थापक माना गया, मतलब उसको माना जाता है कि वही ने बख्तियारपुर का क्या कर दिया? शुरू किया। मतलब नाम उसी के नाम से ये शहर बना। इसने स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी कहाँ रखा? लखनौती रखा। क्या रखा? लखनौती रखा। और लखनौती जो है लक्ष्मण पट्टी में कहाँ है? लक्ष्मण पट्टी में लखनौती बनाया था। अब कह रहे बख्तियार खिलजी ने मिथिला, जो आप लोग जान रहे मिथिला क्षेत्र जो अभी आपका है, मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव, और नरसिंह देव कौन थे? नरसिंह देव जो थे कर्नाट वंश के थे। किस वंश थे? आपका क्वेश्चन आ जाएगा, नरसिंह देव किस वंश थे? क्या कहिएगा? कर्नाट वंश से थे। और उसके समय में कर्नाट वंश के शासक कौन थे? नरसिंह देव थे। तथा जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपने अधीन स्वीकार कराई। मतलब उन्होंने दोनों, बख्तियार खिलजी ने इन बख्तियारपुर मतलब नरसिंह देव को जो मिथिला से थे और साथ साथ एक थे जयनगर के गुप्त शासकों को भी क्या कराया? उन्होंने अपने अधीन कर लिया और अपने अंदर में उसको ले लिया। बख्तियार खिलजी का हत्या उसके ही अधिकारी कौन कर दिया? अली मर्दान खिलजी ने कर दिया। अगर जो कहा जाए बख्तियार खिलजी को मारने वाला, बख्तियार खिलजी को हत्या जो किया गया, क्या कर दिया गया? हत्या जो किया उसका ही कौन था? आदमी था। और उसका कौन था? नाम था, उसका अधिकारी था, उसका नाम था अली मर्दान खिलजी। क्या नाम था? अली मर्दान खिलजी नाम था। उन्होंने उनका क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और वो अब समझ जाइए खिलजी वंश का होगा। और हत्या कर दिया किसने? अली मर्दान खिलजी ने इसकी हत्या कर दी बख्तियार खिलजी का, जो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही, अगर हमारे बिहार के लिए बुझिए तो वो सबसे बड़ा एक शर्मनाक बात है जो उन्होंने ऐसा काम किया जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस कर दिया। क्लियर? यहाँ के आगे हम चलते हैं तो 1255 ईस्वी में, क्या कहे? 1255 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। अब 1255 नहीं था, 1225 ईस्वी था। कब था? 1225 ईस्वी में। कब? 1225 ईस्वी में, मतलब 12वीं शताब्दी में ही जो क्या हुआ कि एक इल्तुतमिश जो है बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियों और हिसामुद्दीन निवाज को भी हराया था। अब इस हिसाब से चले तो इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश कहते हैं उसको ना, सही बात है। इल्तुतमिश कहते हैं। ठीक। इल्तुतमिश ने क्या किया? बाढ़ को और किसको? बिहार शरीफ को अपने
अंदर में ले लिया उसके दौरान में, और साथ ही साथ उसके दौरान में क्या हुआ, राजमहल की पहाड़ियों की जो हिसामुद्दीन थे उनको क्या कर दिया, उन्होंने हरा दिया, वो हरा दिया इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश क्या कर रहा है, मलिक अलाउद्दीन जो था उसका इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। अब कहेगा प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश किसको किया, सूबेदार। पहले लोग जो राज करता था ना, जैसे अभी हम लोग मुख्यमंत्री मानते हैं, उसी तरह से उस तक मुख्य जो शासक के रूप में काम किया, ये किया, इसका जो देखभाल करने वाला था उसको हम लोग क्या करते थे, सूबेदार करते थे। और प्रथम सूबेदार किसको वो नियुक्त किया, मलिक अलाउद्दीन जानी को। किसको, मलिक अलाउद्दीन जानी को प्रथम सूबेदार बना दिया। कौन, इल्तुतमिश ने। और प्रथम सूबेदार कौन बोला, अलाउद्दीन। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम सूबेदार जो था किसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन था, तो आप कह सकते हैं ना कि मलिक अलाउद्दीन जानी था उसका प्रथम सूबेदार। जब वो राज किया शासन पे, सत्ता पे, तब क्या हुआ, इल्तुतमिश ने इसको बना दिया, नियुक्त कर दिया, और 1229 में बिहार तथा बंगाल में पुनः विभाजित कर दिया। क्या कर दिया, 1229 में क्या कर दिया, 29-30 में ईस्वी में बिहार और बंगाल को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। बिहार और बंगाल को तोड़ दिया, क्या कर दिया, बंगाल को विभाजित कर दिया, अलग अलग कर दिया। गेट खोल दो। बंगाल को क्या कर दिया, अलग करने के बाद अब यहाँ क्या सिचुएशन आया, अब क्या आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट चलते रहते हैं। तो उल्लेखनीय है कि मलिक जानी के बाद, मतलब जो पहला सूबेदार थे, प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी, इसके बाद जो है इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन महमूद को अवध बिहार तथा सैफुद्दीन ऐबक को, मतलब लखनौती बंगाल को एक कर दिया। अब यहाँ क्या कर दिया, जब मलिक जानी के बाद, मतलब उल्लेखनीय है कि जब विभाजित हो गया बिहार बंगाल, तो मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र जो थे नसरुद्दीन महमूद, क्या थे, नसरुद्दीन महमूद ने अवध बिहार तथा लखनौती जो बंगाल में है उसको एक कर दिया। अब इसका बेटा क्या नाम था, इल्तुतमिश के बेटा क्या नाम था, नसरुद्दीन महमूद था, नाम था नसरुद्दीन महमूद। क्या नाम था, महमूद नाम था उसका। कौन था, ये पुत्र था। कौन था, पुत्र था किसका, इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का कौन था पुत्र, नसरुद्दीन महमूद। ये अवध बिहार को और लखनौती को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया विभाजन के बाद फिर दोबारा। अब जो है इन्होंने क्या कर दिया, सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगन खां भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार बने थे। अब दो और थे सूबेदार बने थे उसी के दरमियान, सैफुद्दीन और ऐबक जो उसी का नाम है, सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगा खान, ये दोनों क्या बने थे, सूबेदार बने थे। अगर जो कहेगा प्रथम तो ये मानिएगा, दूसरा और है जो आपका ऐबक नाम से है, और एक कौन है, एक ऐबक है, दूसरा कौन थे, खान। कौन खान थे, तुगा खान। क्या नाम था, तुगा खान जो थे, ये दोनों क्या थे, सूबेदार के नाम से तैयार हुए थे। खान। तो ये दोनों सूबेदार थे किसका, इल्तुतमिश के अंदर का ही सूबेदार थे ऐबक और तुगान खान। अब इस दौरान जो है मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ भी, ये सैफुद्दीन ऐबक तुगान की जो उसके द्वारा सूबेदार बनाने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने, क्या नाम बोला, गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश में अंतिम शासक हरि सिंह देव को हरा दिया। अब कह रहा है 1324 ईस्वी में, कब, 1324 ईस्वी में, जब बंगाल से, मतलब कहाँ के, जो गयासुद्दीन तुगलक था, क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक क्या कर दिया, किसको हराया था, हरि देव ना, किनको,
हरि सिंह को। किसको हरा दिया? हरि सिंह को हरा दिया। और हरि सिंह देव को कहाँ हराया? कर्नाट वंश का था। क्या किसका था? नरसिंह देव का हराया। ठीक, कौन? बख्तियार खिलजी। और गयासुद्दीन क्या कर दिया? हरि सिंह देव को क्या कर दिया? हरि सिंह देव को क्या कर दिया? हरा दिया। कब? ये भी कर्नाटे वंश के थे। कौन वंश के थे? कर्नाट वंश के थे। तो इस वंश को ही थे ये भी, हरि सिंह देव। और नरसिंह देव भी कर्नाट वंश के थे। ठीक है, किसके वंश थे? कर्नाट वंश के थे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कर्नाट वंश के, ये कर्नाटक लिखल है, कर्नाट वंश के थे कौन? नरसिंह देव। और कर्नाटे वंश के थे कौन? हरि सिंह देव। ये उनके इल्तुतमिश के द्वारा नरसिंह देव को हराया गया था और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1324 ईस्वी में हरि सिंह देव को हरा दिया गया। जब ये हराने का जो समय था वो क्या था कि वो बंगाल अभियान से वापसी आ रहा था घूर के, उसी दौरान ये क्या कर दिए? उस वंश को, कर्नाट वंश के अंतिम शासक था हरि सिंह देव। क्वेश्चन रहेगा कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह देव। उसको हराने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अब इस आधार पर चलते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, अब कह रहा है मोहम्मद बिन मतलब तुगलक के समय, मतलब तुगलक के समय जो है, तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक लिख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है क्या हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार के सूबेदार मतलब मजदूल मुल्क था। क्या नाम था? मजदूल मुल्क माना जाता है, मतलब कहा जाता है मजदूल मुल्क जो थे उसका कौन थे? सूबेदार थे। क्या थे? सूबेदार थे। किसका? मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का सूबेदार कौन बनाए गए थे? मजदूल मुल्क। अब ये भी कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजगिरी के जैन मंदिरों को दान किया था। अब क्वेश्चन आ गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने जो राजगिरी अभी वर्तमान में है, राजगिरी या राजगीर जिसको कहते हैं आप लोग, उसके मंदिरों में क्या कर दिया? दान किया था। क्या किया था? मंदिर को दान किया था। अब क्या दान किया था वो तो विशेष जानकारी अभी देने की जरूरत नहीं है। ठीक, उन्होंने क्या कर दिया था? कुछ जैन मंदिरों को दान कर दिया था राजगीर में जो है। तुगलक काल में ही, क्या कहे? तुगलक काल में ही बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अब तुगलक जब था, फिरोज शाह तुगलक के समय में बिहार की राजधानी अगर जो माना जाए तो क्या था? बिहार की राजधानी जो थे क्या थे? बिहार शरीफ थे। क्या थे? बिहार शरीफ थे। अब अगर जो इस राजधानी की बात करें तो वाकई में बिहार शरीफ उस समय में बहुत अच्छे शहर माने जाते होंगे ना। जब राजधानी बनाया गया तो उसके लिए बहुत खास होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट में अगर जो बात करूं तो प्रशासन तुगलक काल में ही बिहार की राजधानी कौन था? बिहार शरीफ था। इस समय प्रमुख प्रशासक मलिक इब्राहिम, जो मलिक इब्राहिम या मलिक बया भी कहते थे, को जाना जाता था। तो इब्राहिम के बाद जिसका मकबरा बिहार शरीफ में अभी भी स्थित है, अगर जो क्वेश्चन कह देगा कि मकबरा जो है इसका कहाँ है तो बिहार शरीफ में है। क्या कहेंगे? बिहार शरीफ में इसका मकबरा है। किसका? इब्राहिम, मलिक इब्राहिम का। उसका जो है इस समय का प्रमुख प्रशासक जो था मलिक इब्राहिम, उसका मकबरा अभी यहाँ कहाँ है? बिहार शरीफ में मौजूद है। 1394 ईस्वी में, कितना? 1394 ईस्वी में, 1394 ईस्वी में ख्वाजा जहाँ बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। ख्वाजा जहाँ जो था क्या कर दिया गया? यहाँ का सूबेदार घोषित कर दिया गया था 1394 ईस्वी में। और इसको कौन किया था? नसरुद्दीन महमूद द्वारा। कौन किया था? नसरुद्दीन महमूद द्वारा ही क्या कर दिया गया था? इसको सूबेदार बनाया गया था। और इस सूबेदार के बाद जो है 1394 ईस्वी के बाद अब आते हैं हम लोग किस में चलेंगे? शेर शाह सूरी के बारे में चलेंगे। किस में चलेंगे? शेर शाह सूरी में चलेंगे। थोड़ा अब जगह खाली करना पड़ेगा।
चलते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। बहुत आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं शेरशाह सूरी के नाम पे। तो यह तत्कालीन सासाराम में जागीरदार हसन खान सूर के पुत्र थे। हसन खान सूर के पुत्र कौन थे? शेरशाह सूरी। ये खास करके हसन खान सूर के पुत्र के नाम से जाना जाते हैं खान सूर। और इनका जो है पुत्र थे कौन? शेरशाह सूरी। और साथ ही साथ यह जो घर इनका कहलाता था सहस्राम अर्थात सासाराम, जिसको आप लोग कहते हैं, वही सासाराम इनका क्या था? घर था। सासाराम इनका क्या था? घर था। किनका? शेरशाह सूरी को। अब शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे आते हैं। तो शेरशाह सूरी का अगर क्वेश्चन कर देगा पिता का क्या नाम है तो आप क्लियर कर दीजिएगा। क्या नाम था? हसन खान सूर था। और साथ साथ इनका नाम जो था क्या था? शेरशाह सूरी था। और शेरशाह सूरी का नाम किस तरह से विख्यात हुआ, कैसे वो क्या किए, इसकी कहानी मैं चलते चलूँगा और आपको बताते चलूँगा। तो शेरशाह का बचपन का नाम कुछ और था। क्या नाम था जानते हो? फारिद खान था। क्या नाम था? फारिद खान था। तो फारिद खान जो थे एक तलवार से एक जंगल में एक शेर को मार डाला। किसको मार दिया? एक शेर को। एक को कम ही उम्र में, एक प्रकार से छोटी सी उम्र में फरीद खान जो थे तलवार से एक शेर को मार डाला। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर उस वक्त बिहार अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने क्या कहा? वहाँ जो था उस समय कहाँ? बिहार के शासक जो थे, अफगान शासक सुल्तान जो थे बिहार में, उनका नाम क्या था पता है आपको? अभी बोला ना मैं, क्या नाम था? मोहम्मद बहार खान लोहानी। मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उनका नाम क्या कर दिया? फरीद खान से हटाकर क्या कर दिया? शेर खां कर दिया। शेर का उपाधि दे दिया। किसका उपाधि का दे दिया? वहीं से इनके द्वारा क्या नाम दे दिया गया? शेर खान नाम दे दिया गया। किनका? फरीद खान को या शेरशाह सूरी को। तो प्रथम इनका घटना क्या घटा इनके जीवन में कि ये एक शेर को तलवार से क्या कर दिया? सरेआम हत्या कर दिए, मतलब मार गिराए। 1534 ईस्वी में क्या हुआ? 1534 ईस्वी में आप लोग जानते होंगे सूर्यगढ़ा एक जगह है बिहार का। शेरशाह ने सूर्यगढ़ा के युद्ध में बंगाल की सेना को हरा दिया। अगर जो कहेगा 1534 में कौन सी लड़ाई हुआ था? सूर्यगढ़ा और किसका? सूर्यगढ़ा और टू किसको कहिएगा? बंगाल। और हार किसकी हुई? बंगाल हार गया। जब बंगाल हारा तो हराने वाला कौन थे? शेरशाह सूरी। ये एक डबल उपाधि इनके पास आ गया। कब? 1534। अब डेट को मायने रखिएगा, ठीक है। 1534 में इन्होंने क्या कर दिया? लगातार 1534 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिया? शेरशाह सूरी ने सूर्यगढ़ा में युद्ध में बंगाल की सेना को क्या कर दिया? हरा दिया। अब आया 34 के बाद 26 जून 1939। कौन सी डेट आया? 26 जून 1539 ईस्वी की एक घटना है। और ये घटना क्या है मैं आप लोग को बता दूं कि 1539 में इन्होंने चौसा जो बक्सर के युद्ध हुआ और मुगल शासक हुमायूं को हराया। अब कहाँ क्वेश्चन आप बन गया आपका? बक्सर युद्ध कब हुआ? 1539 में 26 जून को। एज ए क्वेश्चन क्या होगा? 26 जून 1539 को युद्ध हुआ कौन? चौसा बक्सर। क्या कहिएगा? चौसा जो बक्सर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बक्सर में। लड़ाई किसके साथ हुआ? मुगल सम्राट जो था, मुगल शासक था। कौन शासक था? मुगल शासक जो था, क्या नाम था उसका? हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। तो हुमायूं को वो क्या कर दिए? हरा दिए। हुमायूं को क्या कर दिए? हरा दिए वो वहाँ पे। कब? 26 जून 1539 को। किसको? मुगल शासक हुमायूं को हराया उन्होंने
लगातार 34 में सूरजगढ़ा बंगाल की लड़ाई में वो हरा दिया किसको, बंगाल को। और फिर 1539 ईस्वी मात्र महज 5 साल के बाद समथिंग चौसा के जो था बक्सर में मुगल शासक जो राज करता था हुमायूं, उसको क्या कर दिया उन्होंने, लड़ाई में हरा दिया। शेर खां चौसा की लड़ाई में विजय प्राप्त हो गया। जब किसी को हरा दिया तो उसको क्या हो गया, विजय प्राप्त हुआ, जीत होगी। तो करने के बाद शेर शाह की उपाधि फिर बदल गया एक, और उसका नाम पड़ गया, सिंहासन पर लड़ाई दिया उपाधि कारण उनका सिंहासन पर विराजमान हुआ। वो जब 1539 में ही जब ये जीते, विजय प्राप्त हुआ इनका, क्या हुआ, विजय जब प्राप्त हुआ तब इसका उपाधि क्या हुआ, सिंहासन इनको मिला। और सिंहासन जो मिला, ठीक, सिंहासन इनको तैयार हो गया कि चल भाई अब शेरशाह आप एक क्या हो गए, लायक व्यक्ति हो गए, मतलब पावरफुल हो गए, इनको एक क्या करें, सिंहासन दिया जाए। चौसा में पराजित होने के 1 वर्ष बाद हुमायूं कब चौसा में पराजित हुआ था, 1539। 1539 के बाद महज 1 साल के बाद 1 नंबर खाचरा वाला काम हुआ 17 मई 1540 में। चौसा के पराजित हुआ कौन, जून 26 जून 1539 में। फिर 1 साल के बाद 1540 में, कब, 1540 में, 1540 में हुमायूं ने फिर क्या किया, एक जगह था क्या नाम है उस जगह का, कन्नौज जगह था जो बीलग्राम करता था, या कन्नौज कहिएगा या तो क्या कहिएगा, बीलग्राम या बीलग्राम कहिएगा। ये बीलग्राम में फिर उसको ललकार दिया किसको, शेरशाह सूरी को। किसको ललकारा, शेरशाह सूरी को। वो क्या कहा, आजा तुमको देख लेते हैं। और ये डेट था 17 मई, क्या डेट था, 17 मई कितना, 1540 को उन्होंने कन्नौज बीलग्राम में फिर शेरशाह को ललकार दिया, ठीक। और जब ललकारा तो फिर शेरशाह पहुंचे अपने दम पे ना, और फिर उसको क्या कर दिया, किसको, हुमायूं को फिर पटका। क्या कर दिया, फिर पटका, मतलब फिर उसको हरा दिया। फिर उससे क्या हुआ, विजय ही प्राप्त हुआ। यहाँ भी क्या हो गया, उनको विजय प्राप्त हो गया। अब लगातार यहाँ से देखिए, पहले ने उन्होंने क्या कर दिया, शेर को मार बैठा। क्या कर दिया, शेर को मार गिराया। तो शेर को मारे तो उसका नाम पर क्या हो गया, जब उनको मारा गया तो बहार खान लोहानी ने उनको क्या कर दिया, नाम शेर खान रख दिया। दूसरी हुआ सूरजगढ़ा और बंगाल की लड़ाई, तो बंगाल को हरा दिया गया। फिर 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा बक्सर मुगल शासक को हरा दिया, हुमायूं को हरा दिया। तब उसको क्या, विजय प्राप्त होने के बाद क्या मिला उनको, सिंहासन मिला। फिर 1 साल के बाद यही हुमायूं ने बेवकूफ़ी पना करके फिर ललकार दिया किसको, शेरशाह सूरी को। ये भी मानने वाले कहाँ थे, तो इसलिए 1540 ईस्वी 17 मई को कन्नौज बीलग्राम में इन्होंने क्या कर दिया, फिर हुमायूं को दिया पटक, मारा धोके। क्लियर। अब ये भी क्या हो गया, फिर हार गया, हुमायूं दोबारा समाप्त हो गई, मतलब उसकी हार फिर दोबारा हो गया। अब 10 जून 1540 ईस्वी को, कब का मैंने, 10 जून 1540 ईस्वी में आगरा में विधिवत रूप से शेरशाह को राजाभिषेक हुआ। अब यहाँ कहेगा राज अभिषेक का समय क्या था, राज अभिषेक का समय क्या था, अभिषेक का समय क्या था, शेख में लगा, राज अभिषेक का समय आपको 10 जून था 1540 ईस्वी था, जो इनको राज अभिषेक का समय दिया गया था। क्या दिया गया था, राज अभिषेक होने का समय निकाला गया था। राज्य अभिषेक जब हुआ, राज्य अभिषेक जब हुआ तो राज अभिषेक 10 जून कब हुआ, 1540। और ये 1534 से ही ये कूदे थे इस मैदान जंग में ना, और शेर, उससे पहले शेर को मार डाला था उन्होंने। तो 1540 में जाकर इन्होंने क्या कर दिया, राज अभिषेक प्राप्ति कर ली। और शेरशाह ने अपने शासन काल में क्या कहे, बहुत सारे दुर्ग बनवाया, और इस नगर को पुनः 1541 ईस्वी में बिहार की राजधानी बनाया। ठीक, पटना का क्या बनाया, दुर्ग बनाया। शेरशाह सूरी ने पटना का दुर्ग बनाया, पहला अंक।
दुर्ग। उसके बाद इसी को फिर इन्होंने क्या कर दिया, राजधानी बना दिया। किसका? बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना कौन ईस्वी में बनवाए? 1541 में। कब बनाए? 1541 ईस्वी में क्या बना दिए? ये दुर्ग भी बनाए और बिहार की राजधानी पटना कर दिए। अगर जो बिहार की राजधानी की बात हो जाए तो पटना करने वाला शेरशाह सूरी को श्रेय मिलता है। क्लियर? 1541 में। अब चलते हैं तारीख़ दाऊदी। तारीख़ दाऊदी एक रचना हुए हैं, तारीख़ ए दाऊदी उसको कहते हैं, दाऊदी। अब तारीख़ दाऊदी जो हुए ये क्या हुए? तारीख़ दाऊदी जो मतलब बात करे जाए, तारीख़ दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्ला ने मतलब किया था। कौन किया था? अब्दुल्ला। कौन किया था? रचनाकार कौन हुए इसका? रचनाकार अब्दुल्ला हुए। कौन हुए? अब्दुल्ला ने इसकी रचना किया। तारीख़ दाऊदी या तारीख़ दाऊदी भी लिख सकते हैं, तारीख़ दाऊदी। समझ में आ रही बात? तो तारीख़ दाऊदी जो जिसकी रचनाकार कौन थे? अब्दुल्ला ने की थी। उनके अनुसार शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ ही यहाँ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। जो मैं पहले ही यहाँ क्या कर दिया था, दुर्ग और राजधानी दोनों मैंने लिख दिया था 1541 ईस्वी में। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, अब शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगर जो पूछा जाए, क्या कहा जाए? पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आप लोग क्या कहिएगा? शेरशाह सूरी का जो है, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है कहाँ स्थित है जी? सासाराम में। उनका घर भी कहाँ था? सासाराम था। इसीलिए वहाँ भी उनका क्या कर दिया गया? सासाराम में मकबरा बनाया गया। आरंभ स्वयं किए थे वो शेरशाह, लेकिन बनाने वाले इस्लाम शाह थे। पूरा करने वाला कौन थे? इस्लाम शाह। सासाराम में मकबरा को स्टार्ट इन्होंने ने किया, नींव यही रखा, लेकिन बनाने वाला कौन हो गए? बनाने वाले इस्लाम शाह हो गए। कौन हो गए? इस्लाम शाह। कौन हो गए? इस्लाम शाह ने इसको पूरा किया। क्लियर? शेरशाह द्वारा सुलेमान करानी को बिहार में सूबेदार मुक्त किया। अब शेरशाह किसको सूबेदार बनाया था? तो सुलेमान करानी को। किसको? सुलेमान सूबेदार जो बनाया शेरशाह सूबेदार, उनका नाम क्या था? सुलेमान करारानी। क्या नाम था? सुलेमान करारानी। अब क्वेश्चन आ जाए कि शेरशाह सूरी के समय में अगर जो सूबेदार बनाया गया था, उस किसको बनाया गया था? सुलेमान करानी को। शेरशाह द्वारा जो है, शेरशाह सूरी द्वारा जो सूरवंश की स्थापना की गई और देश में डाक प्रथा का प्रचलन उन्होंने ही आरंभ किया था। वो बहुत ही बढ़िया और अच्छे योग्य रूप में काम किए थे। तो मैं थोड़ा जगह इस पे स्पेस कर लूँ। मैं क्या कहा? शेरशाह सूरी ने क्या किए थे? वो एक डाक खाना भी आरंभ किए और क्या कर दिए? सूरवंश का जो है क्या कर दिए? उन्होंने स्थापना कर दिए और कहा कि ये आपका ये व्यवस्था जो है ये आपके लिए मौजूद रहेंगे। और क्या किए? दुर्ग बनवाए। और क्या किए? दुर्ग के साथ साथ उन्होंने अपना मकबरा के लिए भी निर्माण शुरू किया था और साथ साथ वो नहीं पूरा कर पाए, लेकिन पूरा करने वाला कौन थे? इस्लाम शाह। और उनका अगर जो पूछा जाए कि उनका जो सूबेदार किसको नियुक्त किए गए, तो क्या कहिएगा? सुलेमान करारानी। क्या कहिएगा? सुलेमान करारानी ने उसका जो है सूबेदार थे। और साथ ही साथ उन्होंने कब जो 15 क्या कहते हैं डाक सेवा और क्या कर दिया उन्होंने? डाक के साथ साथ और क्या किए थे? सूरवंश का स्थापना किए थे। क्या किए थे? तो डाक मतलब डाक प्रथा, डाक का प्रचलन उन्होंने ही शुरू किया था। अब शेरशाह सूरी एक दूरदर्शी एवं कुशल शासक बने। क्या बने? एक बहुत ही अच्छे मतलब दूरदर्शी
सोचने वाले ज़्यादा, समझने वाले ज़्यादा, दूरदर्शी और कुशल शासक के रूप में जाने जाते थे। कुशल शासक के रूप में जाने जाते थे। तो दोनों बात थी कि उनमें योग्यता भी थी, उन्होंने ऐसा ऐसा कारनामे भी किए जो कहीं न कहीं एक व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए कुछ न कुछ प्रशंसा होती है, और साथ साथ क्या होती है, उसके बारे में एक उपाधि भी दिया जाता है। तो उसने अपने शासनकाल में क्या किया, एक बेहद विशाल ग्रैंड टैंक रोड बनवाया। क्या बनाया? ग्रैंड टैंक रोड, ग्रैंड टैंक रोड बनवाया, बहुत विशाल रोड, ठीक है, रोड बनवाया था। कौन? शेरशाह सूरी ने। एक पहला ये, दूसरा ये, एक और मैं बोला था इससे पहले, एक डाक प्रथा का चलन ना, डाक प्रथा का प्रचलन भी शुरू किए थे उन्होंने। और क्या किए थे? सूर्यवंश का स्थापना भी किए थे, सूर्यवंश का स्थापक भी थे, स्थापना भी किए थे। क्लियर? सूर्यवंश का स्थापना, दूरदर्शी एवं कुशल शासक भी कहलाए, और ग्रैंड टैंक रोड, विशाल रोड का भी क्या कर दिए उन्होंने, बनवाया था। अब शेरशाह सूरी का इतना बढ़िया बढ़िया काम रहेगा तो कौन कहेगा कि भाई वो खराब शासक है? कहेगा नहीं। और इसे दक्षिणी भारत में उत्तर भारत से जोड़ना चाहते थे। इसे क्या करते थे, इस रोड को दक्षिण से, दक्षिण भारत को किससे जोड़ना चाहते थे? उत्तर से जोड़ना चाहते थे, उत्तरी भारत को, ठीक। और इस भारत को जो है जोड़ने के लिए इन्होंने ये रोड बनाया था। क्या नाम था इसका? ग्रैंड टैंक रोड, जिसे हम लोग जीटी रोड कहते हैं ना। चलते हैं, अब चलते हैं शेरशाह ने 1542 ईस्वी में। अब मैं इससे पहले 41 तक मैंने जाना था। 41 में क्या किया उन्होंने? पटना का क्या कर दिया? राजधानी बना दिए, और साथ साथ क्या कर दिए थे? दुर्ग बनवाए थे। अब 1542 की कहानी आती है। कब का? 1542, सन 1542 ईस्वी की कहानी बता रहे हैं। तो 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया। तो कहाँ पे? मालवा पर आक्रमण किया, तथा 1543 ईस्वी में उस पर विजय प्राप्त हो गई, ठीक। शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया? मालवा पर विजय आक्रमण किए, और आक्रमण करने के बाद मात्र 1 साल आगे 1543 ईस्वी में क्या हुआ? यहाँ जीत हो गई, विजय प्राप्त कर लिए। क्या कर लिए? विजय प्राप्त कर लिए। फिर से ये एक लड़ाई जीत गए। कौन? शेरशाह सूरी। कब? 1543 ईस्वी में। अब बात करूं तो शेरशाह 68 वर्ष की आयु में 1540 ईस्वी में, अब क्या बताया उन्हें? सिंहासन पे बैठे। अब 1540 ईस्वी में उन्होंने बैठा था। उस समय कितना वर्ष था पता है आपको? 68 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 1540 ईस्वी में जब वो 68 वर्ष के थे, हाँ कब थे? 68 वर्ष के थे। तो इसके पीछे 68 घटा दीजिए, आपका इनका डेट ऑफ बर्थ निकल जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन भी कर देंगे किस वर्ष वो बैठे थे, कितने उम्र था उनका जो वो सिंहासन पे बैठे थे। और इस सिंहासन पे बैठने वाला वो बहुत ही महान व्यक्ति थे। कौन? शेरशाह सूरी। वह केवल 5 वर्ष तक ही राजगद्दी पर रहा, लेकिन इतने ही समय में उन्होंने ऐसा कार्य किया कि इतिहास में अमर हो गया। वो मात्र इस सिंहासन पर जो बैठे, सिंहासन पर कब तक बैठे? 5 वर्ष। लेकिन ये ऐसा काम किए कि कोई नहीं कर पाया, ऐसा काम किए कि कोई नहीं कर पाया, और इतिहास में इनका नाम बेमिसाल और अमर के रूप में जानने लगे, ठीक है। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में क्या कर दिए थे? पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या दे दिए थे? पटना रख दिए थे। पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या दे दिए? पटना रख दिए थे। और कब ईस्वी में? 1541 में ना, क्या कर दिए? 1541 में उन्होंने क्या कर दिया? पाटलिपुत्र को पटना रख दिए। यहाँ तक आपका डॉट क्लियर है। अब आगे चलता हूँ। जब पुनः स्थापित कर दिया, नाम को चेंज कर दिए, तो रोहतासगढ़ एक जगह है, तो उन्होंने रोहतासगढ़ का किला तथा दिल्ली का किलाए कोहना नामक मस्जिद उसी ने बनवाई थी। अब पूछा जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा कौन सी मंदिरें बनाई गई?
ये क्या चीज़ का किला बनाया गया? तो आप लोग कह सकते हैं रोहतास का किला, दिल्ली का किला एक कोहना, दोनों लिख लीजिए। एक रोहतासगढ़ का किला और साथ साथ दिल्ली का एंड किलाए दिल्ली का क्या है? दिल्ली का जो था किला ए कोहना, क्या नाम था? किला ए हाइफन दे दीजिए कोहना इन्होंने बनवाए थे। क्या बनवाए थे? किला ए कोहना इन्होंने ही बनवाए थे। कब? 41 में। कब बनवाए थे? 1541 ईस्वी में बनवाए थे। कौन? शेरशाह सूरी ने। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं कि नामक मस्जिद उसी ने बनवाया था। रोहतासगढ़ का किला तथा दिल्ली का किला ए कोहना, ठीक है, कोहना बनवाए थे। और शेरशाह इतना ही काम नहीं किए, शेरशाह ने किसानों की भी बात सुनी। क्या किए? अगर जो धरती पे अगर जो माना जाए प्रमुख स्थान देना चाहिए किसान को, तो किसान अगर जो नहीं रहेगा तो हम लोग जो आज वर्क कर रहे हैं वो काम नहीं करना होता। तब तो मुझे खाना बनाने के लिए खाना उपजाने के लिए क्या करना पड़ता? मुझे जाना पड़ता, फसल उगाना पड़ता, खेत में रहते। तो हम लोग आज ये वर्क नहीं करते जो काम आज कर रहे हैं। ये डॉक्टर नहीं रहते तो ये मजदूर जितने भी हैं वो खाना नहीं खाता। टीचर, 3 चीज़ तो मानिए अहम भूमिका लेता है। टीचर, उसके बाद किसान तो प्रथम है, उसके बाद टीचर, तभी जो होते हैं उसके साथ साथ डॉक्टर भी चाहिए। क्योंकि अगर जो बीमार पड़िएगा तो डॉक्टर को होना अनिवार्य है ना। तो डॉक्टर भी चाहिए आपको, साथ साथ क्या चाहिए? सबसे प्रथम चाहिए तो किसान चाहिए। और किसान को महानता देना पड़ेगा आप लोग को, और दीजिए। सबसे पहला सलाम ठोकिए तो किसान को ही ठोकिए। इससे बड़ी कोई है ही नहीं जो आपको जीवन दान दे सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो शेरशाह ने किसानों की दशा सुधारने और राज्य की आय निश्चित करने के लिए, मतलब आमदनी को एक फोकस करने के लिए उन्होंने एक दिमाग में लगाया कि कुछ अब सुधार किया जाए भूमि व्यवस्था में ना। तो सुधार में वो सन की टंडी, क्या बोले? सन की डंडी, मतलब और कुछ था, मतलब ध्यान में नहीं आ रहा है। भूमि की माप के लिए उसने 32 अंक वाला सिकंदरी गंज, ये बात याद आया। हाँ, वो भूमि को मापने के लिए क्या कर दिया? भूमि को माप के लिए 32 सिकंदरी। आप लोग देखते होंगे कि जब खेती उतनी नापाई होता है तो उसमें क्या होता है कि एक लोहा वाला झग्गर टाइप का रहता है। गांव घर में देखे होंगे, नापता होता है, या शहर में भी देखे होंगे ना। तो 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी, क्या बोला? 32 अंक वाला सिकंदरी गज, और साथ साथ जो है एक जो है सन की डंडी, किसके? सन की डंडी नाम का जो है व्यवस्था करवाया माप के लिए। और ऐसे तो कहीं कहीं देखते होंगे एक लाठी को बनाए हुए हाथ के हिसाब से नाप लेते हैं। बिहार में अक्सर वही चल रहा है। ऐसे मौखिक में उसी से नाप लेते हैं, और जरी करी तो होता ही होता है। तो सन की डंडी का प्रयोग किया, और ये बात जो था, जितना भी काबिलियत तथा पट्टा जितना भी था उसका प्रथा जो है शुरुआत की। उसने पैदावार का लगभग 1/3 भाग, मतलब अगर जो 3 भाग आप पैदावार है तो उसका 1/3 भाग वो लगान के रूप में लेते थे। मतलब बहुत राहत दिए थे किसान को। क्या दिए थे? लगान के रूप में। कितना लेते थे? 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला। और शेरशाह ने एक अत्यंत विकसित मुद्रा व्यवस्था भी प्रचलित किया। उसने क्या किया कि जितना भी पुराना घिसे पीटे सिक्को था उसके स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया, क्या? शुद्ध चांदी का रुपया, और चांदी का रुपये का इस्तेमाल किया जो 180 ग्रेन का था। कितना था? 180 ग्रेन का चांदी का रुपया को बनाया।
रुपया का नाम 180 ग्रेन का था जो शुद्ध चांदी का था। और तांबे का जो था नाम रखा दाम। क्या नाम रखा? तांबे में नाम रखा दाम। ये भी कुछ इस तरह से थे कि 380 ग्रेन के थे। कितने के थे? 380 ग्रेन के थे। और मतलब चांदी का 180 ग्रेन और तांबा का 380 ग्रेन का इन्होंने ही चालू करवाया था। उसके बाद और थे रुपये, जैसे नाम था उस रुपये का आधे, मतलब दाम के आधे जो होता था उसको चौपाई और 16वें भाग को मतलब सिक्का के रूप में इस तरह से रूप में चलाते थे। तो से यहाँ एक कह सकता है कि इसे अतिरिक्त अपने दाम के आधे, चौथाई और 16वें भाग के भी अनेक सिक्के वो चलाए थे। ये क्वेश्चन में रह सकते हैं। शेरशाह द्वारा एक दिन सैनिकों के कार्य के निरीक्षण के दौरान एक हथगोला फट गया था, मतलब बम। क्या हो गया? बम फट गया था, जिससे बुरी तरह वो घायल हो गए। और 22 मई कब? 22 मई 1500 कब? 45 ईस्वी में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कौन? शेरशाह सूरी। अर्थात वो जो सैनिक वैनिक रहता है, जब गोली बारूद का काम होता था ना, उसमें परीक्षण करने वक्त वो गए और हाथ का गोला उनके हाथ में फट गया, जिनके कारण वो क्या हो गए? पूरी तरह घायल हो गए। और उनका क्या हो गया? उसी आधार पर 22 मई 1545 ईस्वी में उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। उनके बदले में मात्र 5 दिन के बाद जोड़िए, कब? 5 दिन कितना होगा? 22 मई के बाद 5 दिन, 22 5 27 मई को। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 22 मई 1545 ईस्वी को ही उनके बेटा को क्या कर दिया गया? गद्दी पर बैठा दिया गया। और बेटा का नाम क्या था? जलाल खान। क्या नाम था? जलाल खान था। योग पुत्र था जलाल खान। क्या था? जलाल खान। जलाल खान को गद्दी पर बैठा दिया गया। और मात्र 5 दिन, मतलब 22 मई 1545 का शेरशाह सूरी का निधन, शेरशाह सूरी का जो निधन हुआ, और 5 को उनका बेटा को जलाल खान को गद्दी पर 5 दिन बाद 27 मई को गद्दी पर बैठा दिया गया। तो दोस्तों आज शेरशाह सूरी तक का हम लोग रहे हैं मध्यकालीन भारत में। नेक्स्ट जो है हम आपके पास फिर जो है अलग क्लास लेके आएंगे। और बराबर आप लोग बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट में सुझाव जरूर दीजिए, अवश्य दीजिए। आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको लगातार आते रहेंगे। तो जाते जाते जय हिंद,